अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको कहेंगे सुबह की सोच में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गजर अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद, हैप्पी मंडे। और ज़ाहिर है वीकेंड के बाद आना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है और बहुत सारे मामलात होते हैं, हमने भी यहाँ आना होता है। दिल तो नहीं कर रहा होता, लेकिन क्या करें कि ज़ाहिर है ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ चलना पड़ता है और आपको भी इंटरटेन करना पड़ता है। तो आज हमारे पास बहुत कुछ है और सबसे पहली खबर जो है वो खुशी की खबर है। इससे बहुत से पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, बहुत से बच्चे भी खुश हो जाएंगे। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं छुट्टियों के हवाले से बात करी हूँ, तो छुट्टियों के हवाले से बिल्कुल भी बात नहीं करी। वो तो आपको पता है कि 22 तारीख से हो जाएंगी। मैं बात करी हूँ तो एक पाकिस्तान में पॉलिसी किसी भी की। वक्त हो सकती है, छुट्टी तो कभी किसी धरने में हो सकती है, किसी सैलाब में हो सकती है, किसी आजकल वक्त छुट्टी धरने हो का सकती कोई है। वो सीन कोई नहीं वायरल बनता। हो जाए तो फिर भी छुट्टी दे देते हैं यार कि बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे तो वायरल हो जाएंगे। लेकिन 22 तारीख से तो इनको ऑफिशियल छुट्टियां हो जाएंगी ना स्कूल वाली। अभी मैं बात करी हूँ एक पॉलिसी की, जो पॉलिसी अब तब्दील हो चुकी है क्योंकि मैट्रिक के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। मैट्रिक आर्ट्स के तलबा को साइंस ग्रुप्स में दाखिले की इजाजत दे दी गई है। पॉलिसी 2026 के पहले सालाना SSC इम्तिहानात से नाफिजुल अमल हो जाएगी। नई पॉलिसी के तहत अब होगा ये कि मैट्रिक में आर्ट्स पढ़ने वाले तलबा अब प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इसके साथ साथ ICS और दीगर साइंस से मुतल्लिका ग्रुप्स में दाखिला हासिल कर सकेंगे। ये फैसला इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन IBCC के इजलास में किया गया और नोटिफिकेशन जो सामने आया उसमें ये कहा गया है कि ये फैसला तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किया गया है, जिनमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन शामिल है। तालीमी हुकाम ने इस पेशरफ्त को एक तारीखी फैसला भी करार दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इससे मुल्क भर में आर्ट्स के हजारों बच्चे जो होंगे उनके लिए एक नई तालीमी मौके भी पैदा हो जाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। दैट इज़ ए वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो गांव और देहात के लड़के होते हैं वो अक्सर उस वक्त उनका मेंटोरशिप कोई करने वाला नहीं होता या बताने वाला कोई नहीं होता, तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट रख लेते हैं। लेकिन जब वो शहर में आते हैं और किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनको ये समझ आ जाती है कि यहाँ पे आके इनको प्री मेडिकल या फिर किसी और तरफ या प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए, इवन ICS करना चाहिए जहाँ पे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बेस में आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है। लेकिन अब अगर वो आते हैं यहाँ पे आके उनको समझ आती है कि नहीं, उनकी लाइकिंग थोड़ा सा प्री मेडिकल की तरफ है, प्री इंजीनियरिंग की तरफ है या किसी और की तरफ है, तो वो उस तरफ जा सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा है कि आप मैट्रिक के बाद एकदम से डिटर्मिन ना कर दें कि आपने मैट्रिक आर्ट्स में किया है तो ICS भी आप नहीं कर सकते, प्री इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकते, सिर्फ FA करेंगे और FA के बाद BA करेंगे और BA के बाद MA करेंगे और MA भी 6 कर लेते हैं लोग, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। सो ये एक बड़ा अच्छा है हमारे तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए जो आर्ट्स पहले वैसे आपको पता है इजाजत भी ऐसा नहीं थी, वही ना, पहले नहीं थी इजाजत, तो इसी वजह से फिर लोग एक तरफ लगे रहते थे। बेचारा एक बंदा BA भी कर लेता था, B.Ed भी कर लेता था, एक बंदा MA 4 सब्जेक्ट्स में कर लेता था कि मैंने ट्रिपल MA किया हुआ है। सो लेकिन उनका फायदा इतना नहीं होता था जितना आप अगर कंप्यूटर की जानिब जाएं या फिर प्री इंजीनियरिंग की जानिब जाएं। सो अब उन लोगों को भी फायदा होगा। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मेरे पास भी इससे रिलेटेड खबर है जो मैंने आपको देनी है। हुकूमत ने नौजवान तलबा को लाखों क्रोम बॉक्स फराम करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुकूमत नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम करने और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है, जो हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। राना मशहूद ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं, जिससे ना सिर्फ मुल्की मईशत को फ़रोग मिलेगा बल्कि रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने ऐलान किया कि TT केयर फाउंडेशन की जानिब से नौजवानों के लिए 12 लाख क्रोम बुक्स फराम किए जाएंगे, जिनमें से 7 लाख क्रोम बुक्स फौरी तौर पर तलबा में तकसीम किए जाएंगे, जबकि मजीद 5 लाख क्रोम बुक्स जून 2026 तक फराम कर दिए जाएंगे। राना मशहूद ने कहा कि आइंदा 2 वर्षों के दौरान पाकिस्तान भर के तलबा को मजीद 30 लाख क्रोम बुक्स फराम करने का मंसूबा है। इन इकदामात से ऑनलाइन तालीम के फ़रोग में मदद मिलेगी और तलबा को जदीद डिजिटल सहूलियात तक रसाई हासिल हो सकेगी। बिल्कुल आपने सही कहा है। यही वही स्ट्रेटजी है जो हम देखते हैं कि दीगर मंसूबों के साथ होती है। पहले एक मरहला होता है जिसमें बाकायदा एक प्लान डिज़ाइन किया जाता है कि इतने बच्चों को इतनी स्कूटीज़ मिलेंगी या इतने बच्चों को लैपटॉप मिलेगा। इसी तरह से अब ये भी स्ट्रेटजी प्लान की गई है। एक पहला मरहला होगा जिसमें 7 लाख तकरीबन आई गेस आपने बात ली है कि उसमें उतने बच्चों को ये क्रोम बुक्स फराहम की जाएंगी। इस तरह फिर दूसरा मरहला होगा। तो इससे होगा क्या कि अब आपको पता है कि डिजिटल दौर है,
है, एआई में कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट भी आ चुकी है, बच्चे सीख भी रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, निकल भी रहे हैं। स्किल सीखना अब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको जब ये मिलें तो आप इससे कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखें, आईटी इंडस्ट्री में एआई की स्किल सीखें, ताकि जब आप अपनी डिग्रीज वगैरह को कंप्लीट करके मार्केट में आए तो आपकी जितनी भी डिग्री है या आपकी जो स्किल्स हैं वो मार्केट के साथ मीट कर सकें। तो ये एक अच्छा इकदाम है, इसको भी सराहना चाहिए, जितना सराहा जाए उतना ही कम है। अब आपको लिए चलते हैं लाहौर जी, जहां पर लाहौर में किस्तों पर मोटरसाइकिलें फरोख्त करने का कारोबार करने वाले शहरी सादिक खान के लिए ये काम शदीद मुश्किलात का बायस अब बन चुका है। हुआ कुछ यूं कि सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से सादिक खान के नाम पर 23 लाख रुपए से जायद के ट्रैफिक चालान भिजवा दिए गए। रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक गढ़ी शाहू के रिहायशी सादिक खान के नाम पर 500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड थी और जिन पर अब तक आप ये देखें कि सेफ सिटी की जानिब से 2071 चालान जारी किए जा चुके हैं। जब तहकीकात हुई तो ये इंकशाफ हुआ कि सादिक खान कई बरसों से मोटरसाइकिलें किस्तों पर फरोख्त कर रहे थे। जाहिर है वो उनके नाम पर थी और जो खरीदार थे उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदने के बाद उन्हें अपने नाम पर मुंतकिल ही नहीं किया और फिर सेफ सिटी के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर जब खिलाफ वर्जी हुई, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ की गई तो कैमरा सिस्टम के जरिए चालान किए गए, जिनकी जिम्मेदारी कागजात में दर्ज मालिक पर आयद होती है और फिर वो चालान सादिक खान के नाम हुए। और मुतासर ताजिर सादिक खान ने हुकाम से अभी इंसाफ और मदद की अपील करते हुए ये मुतालबा कर दिया है कि जो असल इस्तेमाल कुनिंदगान हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ऐसी ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो कि आपने बताया कि उसके नाम पे इतने सैकड़ों मोटरसाइकिल भी हैं और ऊपर से 23 लाख रुपए उसके चालान आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि सादिक खान साहब को भी इतना परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिसका बाइक होगा, लेट सपोज किसी भी शख्स का बाइक है, तो वो अगर उसको कोई एक्साइज तक काम पड़ता है, वो किसी रिन्यूअल के लिए या फिर कार्ड की रिन्यूअल के लिए एक्साइज में जाता है तो उसको उससे पहले वो तमाम तर फाइन्स पे करने होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे शायद इनके लिए इस तरह का भी कानून बनाया जा सकता है कि इन्होंने जो बाइक्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको एक्साइज को बता दिया जाए, जो शख्स उसको क्यूरी लेके जाए तो वो उन्हीं से पैसे वसूल भी कर लें और जिन लोगों के हैं वो अपने नाम करवाने तो ज्यादा बेहतर है। जाहिर है अब ये बात एक समझने की है, हुकूमत को भी इस चीज के हवाले से समझ आ जाएगी कि इतने ज्यादा चालान एक पर्सन के तो नहीं हो सकते। हाँ, exactly. तो बाकी ये है कि हमने आपको हाईलाइट भी किया है, आपकी स्टोरी भी की है। इंशाल्लाह जिस तरह से आप इंसाफ और मदद की अपील कर रहे हैं ये मामला आपके जल्दी हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और अगर आपको 23 लाख रुपया माफ हो गया तो एबीएन को जरूर याद रखिएगा, मिठाई का एक डब्बा भेज दीजिएगा। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं लाहौर से ही खबर। लाहौर में रिंग रोड को पैदल अबूर करने वाले शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफसीलात के मुताबिक मुकदमा डिफेंस पुलिस स्टेशन में रिंग रोड पुलिस के सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर आमिर महमूद की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक अरसलान नामी शहरी ने नवाज शरीफ अंडरपास के करीब रिंग रोड को पैदल अबूर किया, जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ और शहरियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। रिंग रोड पुलिस ने मौके पर मुलजिम को सबसे पहले हिरासत में लिया, फिर डिफेंस की पुलिस के हवाले कर दिया और उसके बाद अब इस शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। उनको तो ये सोचना चाहिए, एक तो वो नवाज शरीफ रोड है, ऊपर से आप पैदल उसको अबूर कर रहे हैं, फिर ट्रैफिक के मसाइल भी हो गए। तो अब तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो सख्तियां हो रही है ना, ये समवॉट टू सम एक्सटेंट ये ठीक भी हो रही हैं कि एटलीस्ट एक शख्स को जब आप प्रेसिडेंट के तौर पे जुर्माना करेंगे या जेल के अंदर उसको डालेंगे तो फिर उसको देखा देखी सारे लोग भी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे और ये एक अच्छा है। हमने देखा है कि ट्रैफिक के जो ही ये जो सेफ सिटी कैमरास हैं इनसे आपने ट्रैफिक चालान्स किए जिनकी हम अक्सर जिक्र करते हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि सीट बेल्ट बहुत ज्यादा लोग बांधते हैं, बल्कि सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि ड्राइवर के साथ भी जो लोग हैं ना वो भी एहतियातन बांध देते हैं कि हम पे कैमरा ना लग जाए। सो ये एक अच्छा है कि इस तरह आप आवाम के अंदर वो जो शऊर है ना जिसको हम पैदा करने की बात कर रहे थे, एटलीस्ट डंडे से आप शऊर पैदा कर रहे हैं। अच्छा एक चीज देखे ना कि ये इनके अपने लिए भी तो है ना, ये इनकी अपनी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। अगर आप लोग ऐसे क्यों कदम उठाते हैं जिससे आपकी जान को खतरा हो, तो अब इससे आपकी जान को खतरा है तो अब आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होगा तो आपको लाइफ टाइम ये चीज याद रहेगी कि आपने पैदल अबूर नहीं करना किसी भी चीज को। आगे चलते हैं जी, अब आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक बहुत ही जबरदस्त वाकया हुआ, जिसमें आप जबरदस्त तो नहीं कह सकते लेकिन आप अफसोसनाक भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ सिडनी में एक प्रोग्राम के दौरान फायरिंग करके 12 अफराद को हलाक करने वाला अफगान शहरी निकला। मतलब हम आपने जो जबरदस्त का वर्ड यूज किया ना वो इस वजह से कि हमें इससे रिलेट किया जा रहा था, हमारी जो है ना वो क्लैरिफिकेशन आ चुकी है।
भारतीय मीडिया की जानिब से एज यूजुअल जिस तरह से इल्जाम तराशी की जाती है, ऑस्ट्रेलिया में हमला आवर को पाकिस्तानी करार देने की खबर झूठ साबित हो गई और अब तस्दीक हो गई है कि हमला आवर का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से था। इसी वजह से गजल ने आपको हाँ, मैंने इसलिए कहा था कि जबरदस्त खबर है, लेकिन साथ मैंने ये भी कहा कि अफसोसनाक है क्योंकि 12 अफराद का हलाक होना इट्स अ ह्यूज नंबर। भारतीय मीडिया जिस पाकिस्तानी शहरी की प्रोफाइल की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा कर रहा था वो खुद सामने आ गया। शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि मेरा इस हमले से कोई भी ताल्लुक नहीं है और इसके साथ साथ भारतीय मीडिया पर इस हवाले से झूठी खबरें भी फैलाई जा रही थी। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करके मुझे हमले का जिम्मेदार करार दिया जा रहा था जो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है और वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में वाक़ दुनिया के मशहूर बॉन्डी बीच पर यहूदी त्यौहार के मौके पर होने वाली फायरिंग के वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़ाहिर है वो 12 अफराद थे जो हलाक हुए और फिर ऑस्ट्रेलिया मीडिया के मुताबिक एक हमला आवर को वहाँ मौजूद एक शहरी ने अपनी जान पर खेल कर बहादुरी से पकड़ा और उसका असलहा छीन कर मुतादिद लोगों की जानें भी बचाई और वाकई वो बहुत बहादुर शख्स था और इस बहादुर शहरी की शनाख्त 43 साला अहमद अल अहमद के नाम से हुई है। ये मुसलमान सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करता था और वो 2 बच्चों का वालिद भी है। रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में खुद अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। वो अस्पताल में जेर इलाज हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनकी हालत खतरे से बिल्कुल बाहर बताई जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। और गजल ने जो आखिरी आपको शख्स का बताया अहमद अल अहमद का, इनका ताल्लुक भी मुस्लिम कम्युनिटी से है और अक्सर हम देखते हैं कि मुसलमानों को टेररिज्म के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो शुरू में जब इन्होंने ज़बरदस्त का वो वर्ड बोला ना, वो इसी वजह से कि एक तो ये कि पाकिस्तानी नहीं है, अफगानी है, क्योंकि पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि रिलेट किया जाता है। और आखिर में इन्होंने एक और अच्छी खबर बता दी आपको कि ये जो बचाने वाला शख्स था उसका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से था। सो पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के हवाले से हम देखते हैं ना कि एक तहरीक चलना स्टार्ट हो जाती है टेररिज्म को लेके, या फिर कहीं ना कहीं मुसलमान इन्वॉल्व होता है तो बस उसी को कहते हैं जी कि पूरा मुल्क इसके साथ इन्वॉल्व है। वहाँ पे आप देखेंगे तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट लोग, मतलब अहमद अल अहमद का ताल्लुक शायद किसी अरब कम्युनिटी से होगा, लेकिन वह है मुस्लिम और उसने वहाँ पे बचाने की भरपूर कोशिश की है। दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक खबर रिलेटेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की साबिका एहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने अवामी सतह पर एक्स मतलब साबिका जो ट्विटर है उसके सरबरा एलान मस्क से अपील की है कि इमरान खान के हवाले से उनकी जो पोस्ट हैं उनको महदूद किया जा रहा है और छुपाया जा रहा है। गोल्डस्मिथ ने कहा कि इमरान खान के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो बहुत ही ख़राब है और कानूनी उनको मुश्किलात के बारे में उनकी जो मालूमात हैं वो आवाम तक नहीं पहुँचती है। उन्होंने मस्क से दरख्वास्त की है कि इनके अकाउंट पर जो रुकावटें हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। अपनी पोस्ट में जमायमा ने बताया कि उनके दोनों बेटों को अपने वालिद इमरान खान से मुलाकात या फिर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 22 माह से गैर कानूनी कैद तन्हाई में है। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि एक्स ही वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां वो दुनिया को बता सकती हैं कि इमरान खान एक सियासी कैदी है, मगर हर पोस्ट की पहुंच पाकिस्तान और आलमी सतह पर तकरीबन 0 तक महदूद कर दी जाती है। जमायमा ने लिखा कि आपने आज़ादाना इजहार राय का वादा किया था, ना कि बोले लेकिन कोई ना सुने का वादा। इससे कबल भी जमायमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तानी हुक्काम पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो उनके बेटों को वालिद से बात करने से रोक रहे हैं और अगर वो मुल्क में मुलाकात की कोशिश करें तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अभी भी बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। कभी पार्टी पर पाबंदी लगाने के हवाले से, कभी गवर्नर राज के हवाले से हमने बातें सुनी, कभी ट्विटर के हवाले से एक्स के हवाले से हम बातें सुनते हैं, लेकिन जो एक्स से पैगाम आते हैं उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर खान साहब उसको ऑन नहीं करते कि ये उन्होंने किया या फिर नहीं किया। इस हवाले से भी बहुत अनसर्टेनिटी होती है कि वो ट्वीट्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है उनका ट्विटर हैंडल, तो ये भी चीज़ें कुछ आगे पीछे हैं। लेकिन जमायमा का जो जिस तरह से मैसेज आया है ट्विटर पर पैगाम है, उससे बहुत सारी बातें और बहुत से सवालात भी जन्म लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर बैठकर तज्जिया करना शुरू किया तो शायद हमारा ये सेगमेंट खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं जी, आगे बढ़ते हैं और आपको एक इंपॉर्टेंट खबर देते हैं। वो ये है कि स्टार फुटबॉलर जिनको कौन नहीं जानता, मैसी के हवाले से बात कर रही हूँ। उनकी दौरा भारत के दौरान कोलकाता स्टेडियम में बदनस्बी के मामले पर शो ऑर्गेनाइजर को मेसी के साथ चार्टर्ड जहाज पर रवानगी से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलकाता साल्ट लेक जो स्टेडियम है उसमें मेसी की आमद पर संगीन बद इंतजामी देखने में आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद के बाद मेसी ने
कल मुंबई का दौरा किया। वाज़ेह रहे कि फुटबॉलर मेसी कलकत्ता स्टेडियम में सिर्फ 10 से 20 मिनट तक रुके, जिस पर मद्दाह नाराज हो गए थे और मद्दाहों ने मुश्तिल होते हुए स्टेडियम में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी और शिकवा किया कि मेसी को तमाम लीडर और वुज़रा ने घेर रखा था। हमें कुछ भी नजर नहीं आया और मद्दाहों ने यह भी गिला किया कि मेसी ने ना तो फुटबॉल की किक लगाई और ना कुछ किया और ना ही कुछ कहा। ये बदतरीन इवेंट था जहां मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए आए। कोलकाता में मेसी के जिस मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई उसे 45 अफराद की टीम ने 27 दिन में तैयार किया और उसकी ऊंचाई तकरीबन 70 फीट थी और इस मुजस्मे में मेसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थामे हुए हैं और सोशल मीडिया पर कुछ सार्फिन इस मुजस्मे को पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से मिलता जुलता भी करार दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। आप एक तो देखिए कि इतने इसमें अजीब व गरीब से वाक़यात हुए सारे इवेंट में। मुजस्मा शोएब मलिक से मिलता जुलता है, जिसको बहुत ही जो है वो वहाँ पे खर्चा करके बनाया गया था, लेकिन इससे बाद जो तमाशाई थे उस वक्त उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यकीन मानिए कि वो कोई हज़ारों इंडियन रुपीस दे के वहाँ पे गए थे और उनका जाने का मकसद क्या था कि वो मेसी को अकेले देखना चाहते थे, जिस मेसी को वो सारी ज़िंदगी से फॉलो करते आए, क्योंकि मेसी की फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत पूरी दुनिया में बड़ी ह्यूज है। उस मेसी को एक तो इर्द गिर्द से एक्टर्स ने, पॉलिटिशियंस ने घेरा हुआ है, ना वो मेसी को डायरेक्टली देख सके। उसके बाद फिर ये था कि वो इस वजह से गए थे कि वहाँ पे मेसी ने जाके एक दो किक्स करनी थी और वो देखते कि मेसी उनके सामने एक दो गोल्स करते और वही एक्शन करते जो मेसी के वो एक्शंस सारी जिंदगी से देखते आ रहे हैं, तकरीबन पिछले 15-20 साल से तो वो देखते आ रहे हैं, लेकिन वो ना हुआ और फिर वो तमाशाई आपस से बाहर आए। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो स्टेडियम में आए, उन्होंने कुर्सियां तोड़ी, उन्होंने पता नहीं जितना भी उनको सामने कुछ भी मिला वो उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे पैसे मेसी की वजह से पे करने आए थे, पे किए थे और उसको देखने आए थे। हम यहाँ पे पॉलिटिशियंस को नहीं देखना चाहते थे, हम दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनको नहीं देखना चाहते थे कि आपने उस भीड़ में मेसी को भी साथ रखा हुआ है। और साथ में वो जो एंड पे मैंने बात की ना कि वो कुछ सारिफीन अभी इसको ये भी कह रहे हैं कि शोएब मलिक से तो वो मैंने बताया ना आपको कि वो जो मुजस्मा है उसके ऊपर उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, इतनी बुलंदी पे बना दिया उसको। शायद कुछ ना कुछ मोहब्बत होगी। हाँ, तो उनके जीजू जी थे ना, शोएब मलिक उनके जीजू थे, तो उससे मोहब्बत के में वो मेसी को शोएब मलिक बना गए। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही थी जी। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी थी हमारे लिए भी, आपके लिए भी, आपने एंजॉय भी किया होगा। और यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, फिर वापस आएंगे, बात करेंगे मजीद आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब एक बहुत ही फेटफुल इंसिडेंट के हवाले से बात करेंगे। डीएसपी उस्मान हैदर की जानिब से अपनी बीवी और बेटी के बेहमाना कत्ल की दिल दहला देने वाली तफसीलात सामने आ गई हैं। तहकीकात के दौरान खुसूसी टीम ने दोहरे कत्ल के वाक़े को ट्रेस भी कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन ज़राए का ये कहना है कि डीएसपी उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को अपनी ही गाड़ी में कत्ल किया। वक़ुए के वक्त बीवी गाड़ी की फ्रंट सीट पर जबकि बेटी बैक सीट पर बैठी हुई थी। ये वाक़या रिंग रोड के मकाम पर पेश आया और ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल के बाद पहले अपनी बीवी की लाश को दफनाया और बाद में बेटी की लाश का आप ये कहें कि उसको इलाके में मेलाराम में उसकी लाश को छुपा दिया। और फिर तहकीकात में ये इंकशाफ हुआ कि डीएसपी उस्मान हैदर ने 25 सितंबर को अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया था। अब इस हवाले की क्या इस वाक़े की बैकग्राउंड है, मजीद क्या तफसीलात है, वो जानते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ नादिर चौधरी साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम लाहौर हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, बल्कि इस वक्त हमारे साथ सिप्तेन मौजूद हैं। सिप्तेन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ये क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इतना बेईमाना कत्ल हुआ कि अपनी बीवी को और बेटी को उन्होंने इस तरह से सफाकाना तौर पे कत्ल किया। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। ये इसमें मेन जो इशू ये था कि ये उस्मान जो है इसने 2 शादी की हुई है और ये जो समिया है इसका जो कत्ल हुई है इसका मेन जो हमें दराए ये बताया, इसकी फैमिली दराए से भी मालूम हुआ है कि इन्होंने 10 मरले का एक प्लॉट लिया था जो समिया के नाम पे था। अब इसने क्या किया कि अपनी बीवी से बगैर पूछे इसने वो प्लॉट सेल कर दिया और इसने अपनी भाई की शादी के ऊपर वो तमाम जो पैसे वो खर्च कर दिए। अब इस मामले को लेकर जब उसकी बीवी को पता चलता तो इनका आपस में जो इख्तिलाफात होता, लड़ाई झगड़ा होता है, तो लड़ाई झगड़ा जो है वो इतना यानी कि ज्यादा हो जाता है, जिस पे इसने अपनी बीवी को जो है छुरियों के वार करके जो कत्ल कर दिया। उसके बाद बेटी को भी
कत्ल कर दिया और ये सारा मामला इसने छुपाए रखा। ये 27 तारीख को थाना बरकी के एरिया में ये जो कि रैश पजीर था, वहां इसने जाके अपनी जो है बेटी और बीवी का जो है अपनी मुद्दईयत में इसने मुकदमा दर्ज करवाया। और अच्छा। मुकदमा दर्ज जो इसने करवाया वो अगवा का करवाया, 365 जो दफात के तहत जो है अगवा का मुकदमा जो है दर्ज हुआ। उसके बाद जो इसकी फैमिलीज रहे, जो उनको जब ये सारी चीजों का पता चलता है तो वो लाहौर आ जाते हैं। तो उन्होंने आके मुतलका जो है पुलिस अफसरान जो है उनसे मुलाकात की। उससे पहले वो इससे बात कर रहे थे कि बेटी और जो उसकी बीवी, उससे राब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ है। हम्म। तो ये मुसलसल जो है अपनी सास और अपनी जो साली है उससे उससे टाल मटोल कर रहा था कि जी वो इधर ही है, मिलने भी आ जाएंगी। लेकिन उनको खिदशा जाहिर हुआ कि उससे पहले उनको ये था कि ये अक्सर जो है ना अपनी बीवी पर जो तशद्दुद करता था। तो ये चीजें उनसे पहले उनके नोटिस में थी, तो इस वाले से उनको खिदशा था। जिसके बाद उन्होंने पुलिस अफसरान से रब्ता किया। ओके। उसके बाद जब उन्होंने वज़ीर आला को दरख्वास्त दी तो वहां से सारी चीजें जो मंजरे आम पर आनी शुरू हुई। अच्छा, और ये हमने बताएं कि उनकी सप्तान, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि पहले से भी घर में कुछ तशद्दुद किया जाता था, बीवी पर भी, बेटी पर भी, और डीएसपी, ये खुद भी डीएसपी हैं जिन्होंने ये किया और फिर अपनी ही मुद्दईयत में जाकर मुकदमा भी दर्ज कराया। तो जिस तरह आप पहले बता रहे थे कि इन्होंने दूसरी शादी भी की हुई है, अभी क्या स्टेटस है इनका? क्या इनको पकड़ लिया गया है, हवालात में है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है? जी बिल्कुल। आपको शायद याद है, अभी हमने चंद रोज पहले ही हमने ये खबर भी दी थी कि 2 माह गुजर गए, उसके बावजूद जो है जो उस्मान जो हाजिर सर्विस डीएसपी, और उसको ना तो उसको उस्तादी, ना उसको गिरफ्तार किया, ना उसकी अच्छा। बेटी और बीवी के जो कातिल है या उनको गिरफ्तार किया, ना उसको बाजियाब किया। तो उसके बाद जो डीआईजी है इन्वेस्टिगेशन जिशान हैदर, उन्होंने बकायदा एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो टीम तश्कील दी। जिसके बाद उन्होंने इसको फिर क्लोज कर दिया सीसीपी ऑफिस। हम्म। क्लोज करने के बाद उन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उन्होंने इसको शामिल तफ्तीश किया। जब शामिल तफ्तीश किया तो तब इसने, आपको पता पुलिस का एक फिर तरीकाकार अपना भी होता है, जब वो मुलजम जो है वो चीजें सही से नहीं बताता, तो जब वो इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करते हैं तो फिर मुलजम ज्यादा देर तक जो है वो सामने जो है वो नहीं टिकता और वो सारी चीजें जो है बता देता है। तो ये जब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन एसपी लेवल पे हुई थी, तो उसके बाद जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो इसने फौरन जो है फिर तमाम तरह हकायक से जो पर्दा उठा दिया और उसने जो है जुर्म का जो कर लिया, अपना कबूल किया कि मैंने अपनी बीवी और बेटी दोनों ठीक को हो गया कत्ल किया सप्तान, है। इन्होंने कबूल भी कर लिया। अब इनका करंट स्टेटस क्या है? क्या इनका मुकदमा और ये केस कहाँ तक पहुंचा है और कब तक इनको करार वाकई सजा होगी? जी बिल्कुल। अब जो ये उस्मान है साबका डीएसपी है, अब ये इस वक्त पुलिस की हिरासत में, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर सही। लिया है। तो अब जो 365 का मुकदमा तो नहीं रहा, अब तो ये 302 के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया ओके। जाएगा। और उसके बाद जाहिर है कि अब 302 के जो मुकदमा, इसकी बेसिकली तो दरख्वास्त इसकी जो सास और इसकी जो साली है तहमीना, उसने दी हुई थी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। और वो दरख्वास्त जो सीसीपी ऑफिस इस वक्त मौजूद है, और दूसरी तरफ सही। लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर हुई थी बाजियाबी के लिए। तो अब ये तो पुलिस हिरासत में, अब ये जो है साबका डीएसपी है, अब इस वक्त सीट पे नहीं, क्योंकि इसको सीट से चंद रोज पहले इसको सही। मुअत्तल कर दिया था, क्लोज कर दिया, और अब इसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो ठीक हो अब गया। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इस वाले से जो है 302 का जो है 302 का वो करके केस इन्वेस्टिगेशन जारी है। सप्तान अली हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सोनिगस, जो कि इस वाकये के हवाले से हमें बता रहे थे। खवातीन उज़ात आगे बढ़ते हैं और मजीद खबरों की तरफ चलते हैं। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम उसी तरह से खुश्क रहेगा, स्मोक छाई रहेगी और स्मोक की तवक्को है। सोमवार आज के रोज़ मौसम की सूरत हाल के मुतालिक महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और मतला अबरआलूद रहने का इम्कान है। बिल्कुल जी, और इसी पर बात कर लेते हैं। ज़हीर अहमद बाबर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए, वेदर एक्सपर्ट है हम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर, कल भी शायद हम जिस तरह से वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं या फिर देखते हैं फ़ोन वगैरह पर, तो यही आ रहा था कि बारिश होगी, बट नहीं हुई बारिश। कब तक ये है प्रेडिक्शन बारिश की हो जाएगी, ताकि बहुत से जो मसाइल हैं, जो बहुत से आपको पता है वायरल्स आए हुए हैं, इनसे जान छूटेगी? देखिए, ऐसा ही तो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्दी है, और आइंदा 3-4 रोज के दौरान भी कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है
वो एक्सपेक्टेड नहीं है। जो मुल्क के मैदानी इलाके हैं, खासतौर पर पंजाब के मैदानी इलाके और सिंध के जो बालाई इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में सुबह के वक्त जो है जो फॉग की कंडीशंस हैं वो परसिस्ट करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंटेंसिफाई होने का भी अंदेशा है। तो इस वीक के दौरान 4-5 रोज के दौरान ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है ना सिर्फ जो हमारे माउंटेनियस एरियाज हैं उनमें भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल या स्नोफॉल नहीं है, और प्लेन एरियाज में तो ज्यादा जो है जी खासतौर पे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर्स हैं पंजाब के, उन इलाकों में जो है सुबह के वक्त जो है वो धुंध की जो कैफियत जो है वो बरकरार रहेगी। अच्छा ज़हीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम देखते थे कि ड्राइस्ट मंथ होता था अक्टूबर का, लेकिन अब हम नवंबर में भी बिल्कुल ड्राइस्ट रहे, दिसंबर भी ऑलरेडी हम मिड पे हैं लेकिन अभी तक ड्राई ही नज़र आ रहा है। सो इतना ज़्यादा वेदर पैटर्न आपको क्यों चेंज नज़र आ के, जहाँ पे एक महीने हमारा ड्राइस्ट मंथ होता था वो अब 3 महीने हो चुका है, और ये सिर्फ अभी से नहीं हो रहा बल्कि पिछले अगर 2 साल से आप देख लीजिए तो सर्दियाँ आपकी इसी तरह हैं कि बहुत ज़्यादा वो सुकड़ती चली जा रही हैं। जी बिल्कुल, अक्टूबर और नवंबर हमारे यहाँ ड्राइस्ट मंथ्स होते थे, और उसके बाद फिर दिसंबर के अंदर जो है वो विंटर रेनफॉल स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर जनवरी और फरवरी में हमारे पास विंटर रेनफॉल्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं उनकी वजह से एक ये इम्पैक्ट भी है कि जो हमारे नॉर्मल प्रेशर पैटर्न्स हैं, वेदर पैटर्न्स हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। और उसी के बायस जो है जो हम देख रहे हैं कि जो हमारी नॉर्मली विंटर रेनफॉल्स जो दिसंबर के अंदर स्टार्ट हो जाती थी, वो एज सच उनमें जो है वो खातिर खा जो है वो कमी आ चुकी है। और यही पैटर्न्स जो हैं, जो क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स हैं, वो हम ये देख रहे हैं जिस तरह के मॉडल्स, जो क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं वो फोरसी कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में भी हमें इस तरह की जो क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं, जो नॉर्मल पैटर्न्स हैं, उसमें चेंजेस का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। सही, लेकिन सर फिर मुझे ये भी बताइएगा, आज भी हम ये अभी प्रोग्राम से पहले ये स्टोरी शेयर कर रहे थे, देख भी रहे थे कि अब मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है स्मोक की वजह से, तो ये फिर ज़ाहिर है जिस तरह से वेदर कंडीशंस आप बता रहे हैं तो फिर टाइम टू टाइम स्मोक में भी इजाफा होता जाएगा। देखिए, जो टेम्परेचर्स ड्रॉप करेंगे, कम होंगे, जो स्मॉग की कंडीशंस हैं फिर वो फॉग में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर्स जो है वो काफ़ी हद तक ड्रॉप करते हैं। तो जो विजिबिलिटी जो भी काफ़ी हद तक बेहतर है जिन इलाकों में, उनमें आइंदा 4-5 रोज़ के दौरान उसमें विजिबिलिटी जो है, हद निगाह जो है वो मज़ीद रिड्यूस हो जाने का अंदेशा है। तो जो भी ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कोशिश करें कि दिन के औकात में ट्रैवल करें जिस वक्त रोशनी हो, और शाम या रात के वक्त जिस वक्त फॉग होने शुरू हो जाती है या विजिबिलिटी कम होती है, तो उस सूरत में जो है वो अपनी ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। और इसी तरह हमें चाहिए कि जो भी कंडीशंस हैं, जब भी मूव करने लगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वेदर फोरकास्ट वगैरह को जरूर मद्देनजर रखें। बिल्कुल, ऐसे वेदर फोरकास्ट को देखना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पिछले सवाल के जवाब में आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की थी। अब मुझे ये बताइए कि आप क्योंकि चीज़ों को बहुत करीब से ज़हीर भाई एनालाइज करते हैं, अब हम क्लाइमेट चेंज के इस तमाम तर मरहले को ओवरकम करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और क्या फिर हमें करना चाहिए कि हम जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से उस तरह से इफेक्ट ना हो? देखिए, ये मसला जो है क्लाइमेट चेंज का, ये पूरी दुनिया का मसला है, और पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है वो गौर कर रही है, और उसके ऊपर चेंजेस जो आ चुकी हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जो क्लाइमेट चेंजेस इतने अरसे में आई हैं, उनको रिवर्स होने में भी शायद उतना ही अरसा लगेगा। उसमें जो भी गवर्नमेंट के मैयर्स हैं कि हम जो है वो एमिशंस जो हैं वो कम से कम हो, हमें चाहिए कि कार्बन एमिशंस जो हैं उसकी तरफ कम से कम जाएं, जो ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिसमें हमें एनर्जी जो है वो ग्रीन एनर्जी यूज़ हो रही हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि दो एस्पेक्ट्स हैं क्लाइमेट सही, ये कुछ स्टेप्स हैं जो लेने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो अब स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनके हवाले से गौर फिक्र भी किया जा रहा है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है पॉलिटिकल सेगमेंट ही है, क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब से तो हमने सवालात पूछ लिए, लेकिन पंजाब के हवाले से उनके तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, कुछ सवालात के जवाबात जो कि हम आपसे जानना चाहते हैं। आप ही के कुछ पुराने साथी हैं जिसमें महमूद मौलवी हैं, इमरान इस्माइल हैं, काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। इमरान इस्माइल का तो कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत इस वक्त जेल से बाहर मौजूद है वो इनकॉम्पिटेंट है, ना वो सियासी हैं, ना ही इससे उन्हें सियासत आती है। सो इस पर आप क्या रद्द अमल देंगे? देखिए, जो लोग पार्टी छोड़ गए, महमूद मौलवी साहब हो गए या इमरान इस्माइल साहब हो गए, मेरे भाई हैं वो, लेकिन जो पार्टी लोग छोड़ गए हैं उनको, जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, जो मतलब राइट इन द वेरी बिगिनिंग में जो लोग पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सके, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े नहीं हो सके, उनकी बातों की क्या अहमियत है? हाँ, उनकी बातों की अहमियत तो हम तब मानेंगे जब खान साहब जेल से आएंगे, और खान साहब अगर उनको पार्टी में वापस लेते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि उनकी बात की कोई अहमियत या वजन है। जहाँ तक मैं खान साहब से मिलता हूँ, मेरी खान साहब से मुलाकात होती है, और आखिरी जो मुलाकात थी हम सब की 16 अक्टूबर में, तो उसमें भी खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो बड़ा कैटेगोरिकली वो कहते थे कि मैंने जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं अब उनका पार्टी में आना नामुमकिन है। हाँ, वो चेयरमैन है पार्टी इमरान खान साहब की है, और अब मेरे ख्याल से दरमियान की जितनी भी वो लोग थे जो ये समझते थे कि हम पीटीआई को अपने कंधों पर थाम के हमने रखा हुआ है, वो सारे लोग अब मेरे ख्याल से अब आवाम और इमरान खान साहब आपस में बिल्कुल डायरेक्ट हो चुके हैं। आप खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं पार्टी की लीडरशिप और आवाम डायरेक्ट आप खान साहब के साथ उसको वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ऐसा एक मैकेनिज्म बन गया पार्टी के अंदर, और पार्टी जो छोड़ गए हैं उनकी बातों पे क्या तबसरा करना, जब उनका पार्टी से ताल्लुक ही कोई नहीं, जब वो पार्टी के बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सके, खान साहब के साथ खड़े नहीं हो सके, पार्टी कारकुनों के साथ खड़े नहीं हो सके, तो मेरे ख्याल से उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है मेरे नज़दीक। वो कुछ भी कहते रहे कि पार्टी के लोग नाअहल हैं और अहल हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो लोग पार्टी के साथ 9 मई के बाद से खड़े हैं, जो भी बड़ा नाम पार्टी के साथ खड़ा है और जिसने भी मार खाई, जेलें काटी, उनको ऊपर तशद्दुद हुआ, उनकी फैमिलियों पे तशद्दुद हुआ, उनके घर टूटे, लेकिन वो आज खान साहब के साथ खड़े हैं, और मेरे ख्याल से वही लोग अहमियत के हामिल हैं, और पार्टी के कारकुन भी, और पार्टी भी आज उन्हीं लोगों की इज्जत करती है। हाँ, अगर वो कोई बयान दें तो मैं उस पर जरूर तबसरा करना पसंद करूंगा। बताइएगा कि अब जिस तरह से हमने अभी देखा कुछ दिन पहले फैज हमीद साहब की सजा होने के बाद, उनका कोर्ट मार्शल होने के बाद बहुत सी ऐसी स्पेकुलेशंस हैं कि अब इसमें सहाफ़ी भी आएंगे, जजेस भी आएंगे, और बहुत से ऐसे लोग भी आएंगे। फिर जमातों के हवाले से बात की जा रही है, अगर मैं बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करूं तो उसके साथ भी जोड़ा जा रहा है। और कल भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो 9 मई था वो फैज हमीद और इमरान खान का ज्वाइंट वेंचर था। अब हमने देखा है कि फैसल वावडा को भी वो भी कुछ इसी नोयत के बयान दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, मैं I'll break into two ना। पहले आपने बात की फैसल वाडा साहब की। देखिए, फैसल वाडा साहब तो जहाँ से उनको बयानात मिलते हैं वो उसी तरह ही आगे बोल देते हैं। अगर कोई ट्वीट मिलती है तो वो ट्वीट कर लेते हैं। मेरे लिए काबिल एहतराम है फैसल वाडा साहब, और वो जो कह रहे हैं उनकी अब मजीद क्या तशद्दुद होगा, अब मजीद लोगों को क्या दबाया जाएगा। आपने पार्टी के जो कारकुनान थे, कल की आप देख लें कि एक हमारे पार्टी के जो 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए, उनकी एलिया का इंतकाल हुआ और उनको मुंह देखने की इजाजत नहीं दी गई। तो इसके बाद पार्टी के साथ या पार्टी के लोगों के साथ और कितना जुल्म होगा। अब तो एक ही मेरे ख्याल से जो चीज़ रहती है वो यही है कि लोगों को जो है वो सांस लेने की भी इजाजत ना दी जाए। दूसरा हिस्सा जो आपने कहा फैज हमीद वाला, तो उस पर मैं बात करूंगा। आज आपकी नज़र से मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो बयान गुजरा होगा जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि फैज हमीद और बाजुआ जो साहब थे, जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने इमरान खान की जो हुकूमत थी उस पर अदम एतमाद करवाया। तो मेरे ख्याल से बॉल अब पीटीआई के कोर्ट में नहीं है। अब पाकिस्तान के ये जो पॉलिटिकल सेटअप है और जो रियासत है, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अगर वो उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, और चीफ जो ISI के चीफ थे फैज हमीद साहब, जो अभी सजा भी जिनको हो चुकी, अब रियासत का काम है उनसे पूछना कि आपने किस हैसियत में
एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के वोटों से मुंतखब होकर इक़्तिदार में आई थी, तो आपने किस तरीके से उसको सियासतदानों को अपने साथ मिलाकर अदम एतमाद करा? अब तो बात अब खुल चुकी है। अगर फैज़ हमीद साहब थे तो देखिए ना, अकेले फैज़ हमीद साहब को भी सजा देना, मेरे ख्याल से एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते, मैं वकील होने के नाते भी ये बात पूछता हूँ इस रियासत से कि क्या फैज़ हमीद साहब एक अकेला आदमी था कि जिसने 9 मई के बारे में बात की? आखिर जब वो 9 मई के बारे में किसी साजिश में मुलव्वस थे तो उनके साथ उनके सबॉर्डिनेट्स भी होंगे, उनके नीचे के भी लोग उनके साथ काम कर रहे होंगे, उनके ऊपर के लोग भी उनके साथ काम कर रहे हों। तो क्या फैज़ हमीद के साहब के अलावा भी किसी शख्स को बुलाया गया, किसी से पूछा गया, किसी को इस मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया? तो जवाब है नहीं। तो ये नहीं होता कि आप कहते हैं कि जी इंसाफ हुआ। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 14 साल की सजा उनको दी गई है, ये सिर्फ एक शायद लोगों को दिखाने के लिए या अवाम को या रियासत एक अपनी जो एक पॉलिटिकल ये हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 वाली, लोगों को दिखा रही है कि हमने सजा दे दी। जबकि अगर हकीकत में इसको प्रॉपर ट्रायल किया जाए और प्रॉपर जो लोग इस तमाम चीज़ों में शामिल थे उनको सामने लाया जाए तो फिर हकीकत का पता चलेगा। और अगर ये ओपन ट्रायल हो जहाँ पे वकला को, मीडिया को इजाज़त हो कि वो जाकर इस हेयरिंग को देख सकते हैं, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। बाकी आप मौलाना फजल रहमान का बयान देख लें जो उन्होंने फरमाया है। सर मुझे ये बताइएगा, आपने फजल रहमान बयान की बात की है, वो अदम एतमाद का तो आपने हाईलाइट कर दिया, लेकिन ये भी तो जुबान ज़द आम है कि खान साहब को लाने में भी इन दोनों का ही बड़ा किरदार था, उसी वजह से खान साहब आए थे। खैर मैं इस वक्त इस पे बात नहीं करना चाहता, बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आपने 9 मई की बात की कि उनके किरदारों को वाजे होना चाहिए, फैज़ हमीद साहब अकेले नहीं थे। बिल्कुल वो भी यही कह रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब अकेले नहीं थे, खान साहब उनके साथ थे। आप उनके सबॉर्डिनेट्स की बात करें, अब फैसल वाडा साहब की बात कर लेते हैं जिनके ऊपर आप कॉमेंट कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि 9 मई के केस में वो गवाही देने जा रहे हैं। सो आपके ख्याल में क्या ये मामला अब खान साहब के लिए फौजी अदालत में उनके ट्रायल को लेके जा सकता है? देखिए जी, मैं बहैसियत तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब बड़ा कैटेगोरिकली और ये कहता हूँ, और मैं कानून का तालिब इल्म भी हूँ, मैं फैसल वाडा साहब को बिल्कुल कहता हूँ कि आप आएँ। अगर आप समझते हैं कि आपकी गवाही, आप सच पर मबनी कोई गवाही देंगे तो आए, बिल्कुल आए। और मैं ये समझता हूँ कि जब कोई शख्स इतना बाइस हो जाए और जब कोई शख्स इस कदर किसी शख्सियत के खिलाफ हो जाए, जैसे वो इमरान खान साहब ने कहा था कि आप किसी शख्स से इतनी नफरत ना करें कि आप उसके साथ इंसाफ ना कर सकें। तो मेरे ख्याल से जब वो शहादत देने आएंगे और जब वो शहादत रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे, फिर उनसे आप सवाल पूछेंगे कि आप ये जो शहादत देने आ रहे हैं ये किस हैसियत में देने आ रहे हैं, और क्या ये जो शहादत आप देने जा रहे हैं ये सच्ची है या झूठी है। तो ये तो उस वक्त होगा जब वो आएंगे। अभी तो वो उस मरले में जहाँ वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, और क्या शहादत देंगे और किसके बारे में शहादत देंगे ये वक्त बताएगा। और जब ये बिल्कुल, ये बहुत सारे सवालात है सर अब जो उठ रहे हैं और इन पर जाहिर है अब हम भी जानना चाहते हैं और पूरी आवाम जानना चाहती है। थैंक यू सो मच अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब क्योंकि 10 बजे के बाद का वक्त जो होता है वो हम आपको पाकिस्तान के नामवर सितारों से मिलाते हैं। और पाकिस्तान के लिए एक और फ़ख्र का लम्हा बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरा लई के एक होनहार तालिब इल्म है जिनका नाम मोहम्मद हाशिर है, जिन्होंने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में कांसी का तमगा जीत कर मुल्क का नाम रोशन किया है। रूस के शहर सीरियस में 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुनक्किद होने वाले इस आलमी मुकाबले में दुनिया के 80 ममालिक से आए हुए 16 साल से कम उम्र ज़हीन तलबा ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, और उन्हीं में से हाशिर एक थे जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम पूरी दुनिया में सरबुलंद किया। बिल्कुल जी, और आज हाशिर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हाशिर फॉर योर टाइम। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि हाउ वाज योर इवेंट एंड हाउ वाज योर प्रिपरेशन, किस तरह से आपने तैयारी की और क्या कुछ हुआ। मैम पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस शो में बुलाया, और खैर मुबारक जो आपने मुझे मुबारकबाद दी। इसके अलावा मैं अपनी प्रिपरेशन का बताऊँ, जो प्रिपरेशन है वो हमने खुद की है, सेल्फ स्टडी की है। हमारा टेस्ट जो हुआ था वो तकरीबन जून में हुआ था, उसके बाद फिर अगस्त सितंबर में जो है इंटरव्यू हुआ था। आल पाकिस्तान से 30 लड़के सिलेक्ट हुए थे, और 30 लड़कों में फिर 6 लड़के फाइनली जो एक टीम थी पाकिस्तान की वो सिलेक्ट हुई थी। तो उनमें से मैं था
एक बलूचिस्तान से एक और लड़का था, मेरे ही कॉलेज का था, एक डीजी खान से था, एक सादिकाबाद से था, एक शावर चारसदा से था, एक सिंध से था और एक फेडरल इस्लामाबाद से ही था। तो हम सब ने फिर अपनी जो प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी की है, हमें ना कोई ट्रेनिंग मिली है। हाँ, माइक्रोस्कोप हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो हमारा इदारा है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, वो हमें ले गए जो म्यूज़ियम है पीर विदाई में इस्लामाबाद में, वहाँ पर हमें कुछ ट्रेनिंग दी गई थी माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करने की। अच्छा हाशिर, मुझे ये बताइएगा कि एक सवाल मैं सब पार्टिसिपेंट्स से करता हूँ जो इस तरह का कोई भी मुकाबला जीत के आते हैं, चाहे वो ओलंपियाड हो या फिर ओलंपिक्स हो, कि आपने जब वहाँ पे दूसरे कंपेटिटर्स के साथ, जिस तरह आपके साथ दूसरे स्टूडेंट्स दूसरे ममालिक से 80 से ज़्यादा ममालिक से वहाँ पे मौजूद थे, उनमें उनके इक्विपमेंट में, उनके मयार में क्या कुछ डिफरेंस पाया और क्या कुछ देखा जो आपके पास नहीं था और उनके पास था? जी, मैंने अपने और उनमें बहुत फ़र्क देखा, क्योंकि उनको जो है अभी इंडिया जो है, जो हमारा हमसाया मुल्क है, उनको पूरे 4 साल इस प्रोग्राम की तैयारी मिली है, मतलब वो 4 साल से इस प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी मुल्क है, चाहे बांग्लादेश है, कतर है, जितने मुसलमान ममालिक, गैर मुसलमान ममालिक हैं, हर किसी को 2 महीने 3 महीने प्रिपरेशन मिली है और इसकी वजह से उनका स्टडी लेवल भी बहुत ऊपर था। हाँ, हमारा जो स्टडी लेवल है, जो मैं अपने इस एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ, हमारा जो स्टडी लेवल है वो इस तरह के इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के जिस तरह जो टेस्ट था, इसको सपोर्ट नहीं करता था। मैं एज अ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, मैंने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वही आया था। अभी हमारे साथ जो 10th के स्टूडेंट्स थे, उनको इतना कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि बाकी मुल्कों में जो चीज़ें हमारे सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, वो उनको 9th-10th में पढ़ाई जाती हैं। तो अच्छा, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक फॉल्ट है। सही। अच्छा हाशिर, आपने 3 सब्जेक्ट्स जो इसमें होते हैं, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा लगा? इसमें जो है, अगर हमारे तो 3 टेस्ट हुए थे, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, थ्योरी हुई थी और एमसीक्यूज हुए थे। अच्छा। एक्सपेरिमेंट में जो है मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल लगा, थ्योरी में फिजिक्स थोड़ा मुश्किल लगा और एमसीक्यूज नॉर्मल थे, एमसीक्यूज तीनों से बराबर थे। अच्छा हाशिर, आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि भारत की मिसाल दी कि वो 4 साल से प्रिपेयर करके यहाँ तक अपने स्टूडेंट्स को पहुँचाते हैं। अब मैं आपकी प्रिपरेशन जानना चाहूँगा, क्योंकि कांसी का तमगा तो आपने भी जीत लिया, सो आपने कितना अर्सा पहले प्रिपेयर होना स्टार्ट किया था? कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको प्रिपरेशन करवाई? स्पेशली अगर मैं आपके कॉलेज की बात करूँ, उनका कितना ज़्यादा रोल है आपको ये प्रिपेयर करवाने में, रशिया भेजने में, और वहाँ पर जाके आपने इस मुकाबले में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, सर बुलंद किया? जी, सबसे पहले तो मैं अपने कॉलेज का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस तरह की चीज़ों को हैंडल करता है। हमारे सर फारूक साहब हैं, वो जो हैं हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने हमें खाली इतना बताया कि ये स्कॉलरशिप आई है, मतलब आप इसका टेस्ट दे दें और आप इसमें अपेयर हो जाएं तो आप ऊपर तक जा सकते हैं। और प्रिपरेशन के हवाले से, प्रिपरेशन मैंने आपको पहले ही बताया, हमने सेल्फ स्टडी की है। मैंने जो है इसकी प्रिपरेशन, हमें तो पहले स्टेट के कुछ मसाइल वगैरह थे, उसके हवाले से फंड वगैरह के कुछ मसले थे, इस वजह से हमें नहीं लग रहा था कि हम इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में अपेयर होंगे। लेकिन जब हमें पता चल गया तो हमारे पास तकरीबन 1 हफ्ता रह गया था। तो जो मैंने अपनी पर्सनल तैयारी की है, वो मैंने 2 से 3 दिन तैयारी की है और वो भी मैंने पास्ट पेपर देखे हैं बकाया। जो तैयारी मैंने की थी, वो हमारा जो कोर्स है, मतलब जो मैंने 10th फर्स्ट ईयर 9th पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर का कुछ हिस्सा पढ़ा था, उससे मैंने प्रिपरेशन की बकाया। आईजीएसओ की प्रिपरेशन मैंने 4 से 5 दिन की है। सही। अब हाशिर, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं आप? जी, मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मैं सेकंड ईयर करके किसी भी स्कॉलरशिप के जरिए बाहर चला जाऊं और मैं बाहर का लॉ करूं। मैं एज अ इंटरनेशनल लॉयर काम करना चाहता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एज अ लॉयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी सर्विसेज दे सकूं। दैट्स वेरी गुड। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपने ये तमगा भी जीता है, लेकिन जो आपसे आगे 1-2 स्टूडेंट्स रह गए, उनकी प्रिपरेशन भी, जिस तरह आपने कहा कि वो 4 साल से 5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, सो वो कौन से ममालिक से उनका ताल्लुक था? अभी जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया जो है पिछले 4 सालों से कर रहे हैं, तो इसी वजह से इंडिया के जो हैं 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल आए
बकाया कतर है, कतर 6 महीनों से तैयारी कर रहा था। जो रशिया खुद है, रशियन फेडरेशन, वो भी 5-6 महीनों से कर रही थी। इसके अलावा बांग्लादेश ने 4 महीने की, जो हमने उन्हें बताया, और उनका जो सिलेक्शन टेस्ट था, हमारा इंटरव्यू होता है, उनके 3 टेस्ट होते हैं। अभी इंडिया जो है उसके 60,000 के 70,000 लड़कों से सिर्फ 6 या 7 लड़के सिलेक्ट होते हैं। और हमारे भी अभी हमारे बलूचिस्तान से टोटल 500 के 600 लड़कों ने टेस्ट दिया था, जिसमें से 12 लड़के सिलेक्ट हुए थे। तो उनके और हमारे सिलेक्ट होने में, तैयारी में बहुत ज्यादा फर्क है। जबरदस्त। तो सही, फिर भी अच्छा। आप ये तमगा जीत गए। हाँ 10 दिन की प्रिपरेशन थी। बिल्कुल। अच्छा हाशिर, ये बताएं कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, बलूचिस्तान, वहाँ पर बच्चों को इस वक्त क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, किन चीज़ों पर काम करना चाहिए, आप क्या समझते हैं, और ऐसे मुकाबले कितने इम्पोर्टेंट होते हैं वहाँ के बच्चों के लिए? जी, मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं बलूचिस्तान के ज़िला बोलान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बोलान जो है एक अपने पिकनिक पॉइंट्स वगैरह की वजह से मशहूर है, लेकिन वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट स्कूल है और एक ही प्राइवेट स्कूल है। वहाँ का जो एजुकेशन लेवल है बहुत ही कम है। तो इसी वजह से हमारे जितने भी बलूचिस्तान के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है, जिस तरह मेरा कॉलेज है बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरलाई, ये बलूचिस्तान का सबसे टॉप कॉलेज है। हर साल बोर्ड बलूचिस्तान की पोजीशनें भी इसी कॉलेज की होती हैं, तो हर कोई प्रेफर यही करता है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। और इसी तरह ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रोग्राम है, अभी जिस तरह कुछ अरसे में जनवरी में इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड है, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड है, पोलैंड हंगरी वगैरह में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी डिग्रीज वगैरह, इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर आगे जाते हैं, किसी इंटरव्यू वगैरह में अपेयर होते हैं, तो जब इंटरव्यूअर आपकी सर्टिफिकेट्स देखता है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर सकें। सही हो गया आशिर। जिस तरह से गज़ल ने आपको अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से पूछा था, आपने उनको बताया था। हम दुआ करते हैं कि आपकी फ्यूचर प्लान्स मुकम्मल हों और आपके जो टारगेट्स हैं आप उनको अचीव करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे ख़वातीन और ज़ात। यहाँ पे वक्त बचाते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मायना स्टंटमैन, बलूचिस्तान के जिला पशीन से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। खतरे को हुनर में बदलने वाले सुल्तान गोल्डन ने तेज तरीन रिवर्स कार ड्राइविंग का आलमी रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। कोयटा में शायकीन के सामने सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स कार ड्राइविंग में 1 मील का फासला सिर्फ 57 सेकंड में तय करके 2022 में कायम अमरीकी रिकॉर्ड 1 मिनट 15 सेकंड को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं, सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स रैंप जंप में भी नई तारीख रकम की, जहां उन्होंने 121.72 फीट का शानदार जंप लगाया। इससे पहले अगर बात की जाए तो ये आलमी रिकॉर्ड 89 फुट 3.25 इंच का था। और उनकी ये कामयाबी सिर्फ एक ज़ाती एजाज़ नहीं है, बल्कि देखा जाए तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का लम्हा भी है। बिल्कुल ऐसी है। सुल्तान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इससे पहले जिस तरह आपने आखिर में कहा ना कि बलूचिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है, हमारे साथ हाशिर मौजूद थे। उनका ताल्लुक भी बोलान बलूचिस्तान से था, और एक और शख्स जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही हौसला अफजा है। सुल्तान मोहम्मद खान साहब, जिनको सुल्तान गोल्डन के नाम से भी आप जानते हैं, सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने ABN को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मोटर स्पोर्ट्स है, इस मैदान में आपने आने का फैसला कब से किया? क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कामयाबियाँ समेट रहे हैं तो काफ़ी अरसे से मेरा ख्याल आप यही काम कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है पशीन का रहने वाले हूँ। तो यहाँ पर मैंने, चूँकि पहले फिल्मों में हम देखते थे कि मोटरसाइकिल जंप कर रहा है, मगर ये नहीं पता था कि इसके लिए प्लेटफार्म वो दिखाते नहीं थे, जैसे मतलब वो स्टंट होता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है। तो उस पर आज हम कोशिश कर रहे थे। तकरीबन साल बाद मैंने एक्सपीरियंस ये हो गया कि ये प्लेटफार्म मांगता है। फिर उसको जब मैंने जंप किया तो मैंने पहले ये जो पशीन के पुराना एयरपोर्ट है उसके ऊपर मैंने जो है एक कार के ऊपर से जंप कर दिया। फिर मैंने जो है इसके लिए एप्लीकेशन दिया था DC जो पशीन का था, क्योंकि वालिद साहब वगैरह तो साथ नहीं दे रहे थे, वो कहते हैं खतरनाक है। तो मैंने उनको, वो हर रोज मुझे बुलाते थे कि आजकल इतने में एक दिन मैं बहुत तंग हो गया। मैंने मोटर बाइक का
जो है सलंसर निकाला, मैं उनके फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस था, रास्ता मैंने देख लिया कि छत पर मोटरसाइकिल का रास्ता खुला था, मैं सीधा छत पे चला गया। तो वहां से मोटरसाइकिल लगा और सारे लोग निकल आए कि भाई क्या बात है। मैंने बोला मैंने यहीं से छलांग लगाना है, तो आप मुझे परमिशन नहीं दे। फिर उन्होंने कहा मैं आप नीचे आ जाओ, मैं देता हूँ। मैंने बोला पहले लेटर दे दो, वरना मैंने यहाँ से जंप करना है, यहाँ से बचना भी नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे लेटर दिया कि भाई ठीक है, आप पश्चिम की ग्राउंड में, मैंने फुटबॉल ग्राउंड था जो हाई स्कूल था उस वक्त, अभी तो कॉलेज बन गया, तो उसकी फुटबॉल ग्राउंड में मैंने उसको चीफ गेस्ट बनाया था डीसी साहब को। वो तो खुद नहीं आया, एसी साहब आए। हमने जहाँ पे उनकी मतलब टेंट लगाया था वो सामने से प्लेटफार्म पर उसके तरफ लैंड करना था। वो जब हमने लैंड किया उसका देखा कि हमारे ऊपर आ गया ना, तो वो हमने कंट्रोल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, ये फायरिंग की स्टोरी आपकी, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि सुल्तान तो चले आपका असल नाम है, लेकिन इसके साथ जो गोल्डन जुड़ा हुआ है, इसके पीछे असल क्या कहानी है, ये तो बताएं। सर मेरा नाम तो है सुल्तान मोहम्मद खान। तो ये जो है बचपन में थोड़ा सा वो लोग भी कहते थे कि गोल्डन कलर है, गोल्डन बाल थे मेरे ना, उसकी वजह से फिर अब काले हो गए। जब अवार्ड वगैरह भी मिले थे, हमने बोला कि भाई चलो हम इसको अपने सब गोल्डन। अच्छा सही सही, ये तो आपने बता दिया। सर मुझे ये बताइएगा कि 1987 की बात है जब आपने पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया था, अपने 22 गाड़ियों को क्रॉस करते हुए 249 फीट का जंप लिया था और अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा था। जो जरा हमें उस तारीखी लम्हे से भी आगाह कीजिएगा, वो कैसा लम्हा था आपकी जिंदगी में? ये मैं जब पहले बार हार्स एंड कैटल शो हो रहा था, मैं 1984 में वहां गया था लाहौर, यहाँ पश्चिम से बाय रोड वहां गया। तो वहां पे जब गया तो हार्स एंड कैटल चल रही थी, मोटरसाइकिल का आवाज उसका बहुत ज्यादा थे। तो मैं वहां पोर्ट्रेट स्टेडियम गया कि मैंने जंप करना है, वहाँ गेट के सामने आप इंतजामिया को बता दे। तो वो तो कह रहे कि भाई ये पहले डिसाइड होता है, सिर्फ शो में आप नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप कल हमसे मिल लेना, आप जो स्पोर्ट्स बोर्ड के वहाँ उस डायरेक्टर जनरल था, वो ब्रिगेडियर सरफराज साहब थे, बड़ा अच्छा आदमी था, तो उससे आप मिल लेना। वो मैं जब बाहर आया तो वहाँ पे वो मोटरसाइकिल के छावनी में, बहुत जाहिर है पोर्ट्रेट स्टेडियम छावनी के अंदर है, तो वो बड़ा सख्त आवाज थे मोटरसाइकिल का। वो एक एसपी साहब अल्लाह के बंदे ने मुझे मोटरसाइकिल समेत थाने में बंद किया। मैंने बोला भाई मैं यहाँ आया हूँ, खुदा के बंदे तुम ऐसे क्यों क्या कर। मगर वहाँ के एक एसएचओ साहब थे छावनी के अंदर, बहुत नाइस आदमी था। उन्होंने बोला आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ बने होंगे, मेरे दफ्तर में आप रहे, हम आपको खुद आप चले जाओ, सुबह हम आपका जो है ना वो जो है खुद ही सारा कुछ उन्होंने जमानत वगैरह करा दिया। और मुझे फिर जो है उसके बाद मैं पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के पास गया, फिर उन्होंने वो कोर कमांडर साहब चूंकि उसके अंडर उन्होंने बोला हार्स एंड कैटल शो जब होगी 1985 में था, हम आपका शो रखेंगे। तो उन्होंने मिंटो पार्क में मेरा प्लेटफार्म, वो प्लेटफार्म पहले हम बड़े मतलब टाइम लगते थे उसको लगाने, उन्होंने बोला आप ऐसे प्लेटफार्म बनाओ। 2 दिन बाद उन्होंने कोर कमांडर साहब ने देखना है तो आप जो है कि आपका प्लेटफार्म 20 मिनट में तैयार हो और गाड़ी में आ जाए और लग जाए। तो वो मैंने फिर जो है मैं तो खुद जो है फिर इसके लिए सारा रात सोचा, ड्राइंग वगैरह तुम नहीं थे कि भाई हम लिखे या कुछ करें, सीधा साधारण पढ़ लोगे हम लोग। अच्छा। तो उसके बाद फिर जो है अल्लाह की मेहरबानी से मैंने ज़हन में सारे अपने जो बना दिया खाका। तो हमने जो लोग मेरे साथ है उसको सामान खरीद के हर जगह पे, शाम तक सामान तैयार हो गया, शाम को हम प्लेटफार्म पे लग गया। अगले दिन हमने प्लेटफार्म तैयार करे, पहले जब प्लेटफार्म लगा आधा घंटा, फिर निशान वगैरह जब लग गया तो उसमें 10 मिनट लग गया। फिर जब ये आए कोर कमांडर साहब, वो मिंटो पार्क में मैंने जंप किया, तो वो चूंकि हमारे एक्सपीरियंस उस पर जंप का ग्राउंड में जिस पे घास हो उस पर नहीं था, जब हमने लैंड किया मोटरसाइकिल का, वो मोटरसाइकिल स्लिप हो गया। मगर उस स्टीयरिंग जो काफी उसका टेरिंग वो बड़े बड़े हमारे पास वो जैक होता है, उसे हमने सीधा कर दिया। मैंने बोला सर ये चूंकि ये गीला है ग्राउंड, शबनम हुआ है, अब मैंने दोबारा फिर जंप किया, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। फिर मैंने जो है वो 3 होर्डिंग वाल थे वो तोड़ दिया जिसमें बर्निंग आग भी लगी। सर ये तो आपने बहुत उन्होंने कहा कि 1985 में हम आपका शो हार्स एंड कैटल शो, वो हार्स एंड कैटल शो इलेक्शन की वजह से नहीं हुआ, फिर 1986 में मेरा हार्स एंड कैटल शो हुआ। तो उसमें अच्छा सर मुझे ये बताएं कि काफी आपकी कहानी थी जो हम सुन रहे थे, मजा भी आ रहा है। आमतौर पर तो लोग सीधी गाड़ी चलाते हैं, मगर आपने जो ये रिवर्स में स्टंट करने का मुनफरिद अंदाज इख्तियार किया, ये आपको खतरनाक नहीं लगा या फिर आपको माइंड में कैसे आया कि मुझे बैक रिवर्स करना चाहिए? दुनिया का सबसे पहले वो शख्स के रिवर्स जंप मैंने मुतारुफ कराया। अच्छा। मैंने 1995 में जो है 1994 में मैंने जो है ये फैसलाबाद में रिवर्स जंप भी किया है कारों के ऊपर से, मेरा रिकॉर्ड बन गया था दुनिया में पहले शख्स का। मगर गवर्नमेंट ने
उसको नहीं भेजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को। फिर उसकी वजह से मेरा नाम गिनीज में उसका नहीं आया। ये मैंने वहां रिवर्स जंप भी किया है और ये गूगल में भी पढ़ा है, मेरे यूट्यूब पे भी पढ़ा है जहाँ सुल्तान गोल्डन के नाम, मेरे टिकटॉक पे भी पढ़ी। और फिर मैंने वहीं पर बर्निंग कार जंप भी किया, मगर चूंकि मैंने उसको भेजा नहीं, मुझे उसका जो है तरीका जो है उस वक्त उसने गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो उस वजह से फिर मैं 1996 में अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं तबलीग में चला गया 40 दिन लगाने के लिए। फिर मेरे ख्याल है कि शायद ये जायज नहीं होगा, मगर वो साथी लोग कह रहे थे कि भाई आप ये काम करो, आप मत छोड़ो। फिर मैंने जो है फतवा लिया जामिया शफिया से, उन्होंने बोला आपका काम जायज है। फिर हमारे बुजुर्गों ने भी हमें इजाजत दी। तो फिर मैं 2000 से समझो कि 2000 से मैं अल्लाह से मांगता रहा, तो आज 2000 बाद अल्लाह पाक ने हमारी दुआ 25 साल बाद पूरा कर दिया और मैंने अल्लाह की मेहरबानी से दुआ में रिकॉर्ड बना लिया। अब आप उसने पूछना चाहता है कि ये रिकॉर्ड जो है, एक जो मैंने ब्रेक है, इसका नाम है फास्टेस्ट रिवर्स ड्राइव, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन है। ये एक अमेरिकन ने जो है 2022 में बनाया, उसका स्पीड रहा है 56 मील, जो 89 किलोमीटर स्पीड बनती है। सही। और ये उन्होंने 1 मिनट 15 सेकंड अशारिया 18 में बनाया। ये गूगल में भी पढ़ा है, यूट्यूब पर भी पढ़ी, अगर आपको चाहे मैं आपको लिंक भी भेज सकता हूँ। फिर जो है ये रिकॉर्ड मैंने अल्लाह की मेहरबानी से इसका मैंने, उसमें गिनीज बुक एक रूल रेगुलेशन है, हमने जो पहले इसको मॉडिफिकेशन गाड़ी में की थी, जो मैंने 11 फरवरी 2025 को या पश्चिम के ग्राउंड में किया था। तो वो फिर उन्होंने जब गिनीज बुक से रहा, उसने बोला कि इस गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा जिससे आप ये रिकॉर्ड बनाएंगे, और इसमें कोई सेफ्टी किट आप नहीं लगाएंगे, आप जो रिकॉर्ड बनाए वो एक्चुअल बनाएंगे। फिर उसके मुताबिक उस गाड़ी का अरेंजमेंट अल्लाह की मेहरबानी से कर लिया। फिर हमने यहाँ पे ट्रायल किया, और ये जितना भी ये जो प्रोग्राम हमारी अरेंज हो रहा है, ये जो अरेंज कराया गया, ये हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने, और जो हमारे कोर कमांडर 12 कोर है राहत नसीम अहमद खान साहब ने, और इसी तरीके से जो हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान है सरफराज अहमद बुख्ती साहब की मतलब ताउन से ये काम हुआ। ये यहाँ पे DHA कोयटा में, अब यहाँ पे जिसने रिकॉर्ड बनाया उसको आप देख लेना, आप दिखा भी दें कि उसमें बिल्कुल वो रोड स्ट्रेट है, कोई उसमें कोई टर्न वगैरह नहीं, क्योंकि जो रिवर्स पर आप जाएंगे, अगर थोड़ा सा आपने गाड़ी मामूली टर्न किया वो घूम जाएगा। तो उसने तो इस पर बने, अब हमारे पास ऐसी जगह नहीं था, हमने फिर जो है यहाँ पे हमें वो जो एक एयरपोर्ट भी दिखाया, मगर वो एक अच्छा, मैं ये भी आपसे सुल्तान साहब पूछना चाह रहा हूँ कि जिस गाड़ी में आप शानदार स्टंट किया, वो उसका इंतखाब किस तरह से हुआ और ये कौन सी गाड़ी थी, और इस गाड़ी के हवाले से थोड़ा सा हमें डिटेल बताइएगा। इसमें कुछ खास तब्दीलियां भी की थी आपने? नहीं, मुझे कोई गाड़ी, मैंने खुद गाड़ी सेलेक्ट किया था, मुझे अंदाजा है था। जब मैं उस गाड़ी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि मुझे किसी ने गाड़ी वालों ने स्पॉन्सर ही नहीं किया। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बात मेरे लिए, जो कम से कम हमने अप्रोच भी किया उस कंपनी को, बात समझ गया। तो उसने मुझे स्पॉन्सर नहीं, मैं उसका नाम क्यों ले लूं। मैंने ये जो है गिनीज बुक का ये है कि वो गाड़ी का मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स होगा, और उस गाड़ी के हमें जो रूल रेगुलेशन भेजे उसके मुताबिक इसका हमने किया। तो उसके मुताबिक जितना गिनीज बुक का जो चार्जेस थे वो भी पे किया, और अगर वो आना चाहते थे वो एक रिकॉर्ड का 12,000 पौंड मांगते थे, वो भी हम तैयार थे, मगर वो नहीं आ सके। हम उसको भी वो 36,000 पौंड देने के लिए तैयार थे। तो मगर वो इत्तेफाक से कोई ऐसे उनका 6 हफ्ते का टाइम था, वो फिर हम उसको उस वक्त अप्रोच सेकंड मरतबा जब क्या नहीं कर सके, इस वजह वो मौके, वरना उन्होंने ऑन द स्पॉट हमें ये जो है सर्टिफिकेट देना था। अब ये है कि ये जो उन्होंने उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका जो है किस तरीके से वो यहाँ से कैमरा ऑन हो गया, आपने देखा है लाइव उन्होंने दिखाया था कि वो उसको यहाँ पे बोर्ड जहाँ से स्टार्ट हो गया 0, हमने इसका 57 सेकंड के अंदर इस रिकॉर्ड को लिए इस पे दुनिया में काफी लोगों ने। सर ये भी मुझे बताएं, क्या इतने आपने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, अब इन आलमी रिकॉर्ड्स के बाद आगे आपके क्या मंसूबे हैं, आइंदा कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेंगे अब मजीद आप? अभी आप क्यों, आपने सिर्फ मुझसे पहले रिवर्स स्पीड का पूछा, मैंने इनके साथ दूसरा भी आलमी रिकॉर्ड बनाया, वो है उसका नाम है जो गिनीज बुक में उसका नाम फारदस्त रिवर्स जंप, जो हमने किया है वो भी मैंने बनाया। वो रिकॉर्ड 2014 से है, यानी 12 साल पहले रिकॉर्ड को बनाया, अभी 26 शुरू होने वाला है। तो ये रिकॉर्ड बनाया जिसमें सैकड़ों लोगों ने इस पर कोशिश की
कि इसको इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो मैंने अल्लाह की मेहरबानी से यहीं पर ये रिकॉर्ड 121 फुट लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑन लाइव उन्होंने दिखाया, ऑन द स्पॉट उन्होंने उसका मेजरमेंट कर दिया और आपने देख लिया इस रिकॉर्ड को मैंने 32 फुट बहुत डिस्टेंस के साथ इसको ब्रेक कर दिया अल्लाह की मेहरबानी से। ये 2 रिकॉर्ड में मैं कामयाब हूँ। तीसरा मेरा रिकॉर्ड था, उसका नाम था बर्निंग कार जंप, जो मैंने पहले 1994 में किया था, जो हमने गिनीज बुक नहीं, मगर जब हमने गिनीज बुक वालों को पहले अप्रोच किया उन्होंने कहा कि ये दुनिया ये बहुत खतरनाक है, ये हमारे पास इस कैटेगरी हमने रखी नहीं। फिर हमने कहा कि भाई ये रिकॉर्ड मैंने 1994 में किया हुआ है, आप इसको देख लेना। 1995 में सॉरी। अच्छा। तो उसमें उन्होंने फिर जो है हमारा वो एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर दिया, मगर वो गाड़ी में उस वक्त जिस दिन यानी ठीक हो गया। सर मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि जब आप रिकॉर्ड कायम करते हैं या फिर पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो इसमें हुकूमत की जानिब से कोई ताउन आपको हासिल होता है या फिर ये सब आप अपनी मदद आपके तहत करते हैं? आज तक जितना भी रिकॉर्ड मैंने किया है बनाए हैं ये मैंने अल्लाह की मेहरबानी से अपनी अखराजात पर किया। इस मरतबा इसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमारे साथ ताउन किया था। मैंने आपको बताया था कि बाकी DHA को मगर बात यह है कि मुझे थोड़ा सा ये गिला है, कल जनाब सरफराज अहमद बुख्ती साहब जो हमारे वज़ीर आला है बलूचिस्तान के, अल्लाह उनको जज़ाए खैर, उन्होंने 5 करोड़ रुपया ऐलान किया। 5 करोड़ कुछ भी नहीं है। अभी जो है आपको पता है जो वो हमारे जिन्होंने वो नेज़ा फेंके थे अरशद साहब, वो सबको याद है नेज़ा फेंकने वाले, एक ने दिया। तो बाकी मुझे तो सदर साहब ने भी मुबारकबाद दी, वज़ीर आज़म साहब ने भी, मगर उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ। तो इस पर जो है इस शो पे कम से कम जो है 20 करोड़ रुपया खर्चा है। उन्होंने किसी ने उसको इस तरफ भी देखना चाहिए कि भाई इस मुल्क के 1 नहीं 2 और वो रिकॉर्ड। एक बात आप यहाँ पे करूँ कि अल्लाह की सुपर पावर कौन है? अल्लाह है। जी बिल्कुल, दावा करे अमेरिका कि हम सुपर पावर है, अल्लाह की बिल्कुल सर, हम भी यही चाहते हैं कि आपके साथ ताउन किया जाए और जिस तरह से आप पाकिस्तान रोशन कर रहे हैं इस तरह से आपके साथ ताउन जरूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सुल्तान गोल्डन साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी बड़ा मजा आया, बहुत डिटेल में बात की। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। ये जो सेगमेंट है इसमें ऊपर से हमाद साहब की एनर्जी भी इतनी ज़बरदस्त होती है कि जो क्यों करते हैं उसकी आवाज़ भी ज़्यादा आती है, क्योंकि सेगमेंट ऐसा है जो हमाद साहब भी सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं, हर शख्स सुनना चाहता है कि अगले 7 दिन हमारे कैसे होंगे, अगला हफ्ता कैसा होगा, अगला महीना कैसा होगा। और ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है दाऊद जी, आपकी जानी पहचानी शख्सियत। दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले आगाज़ करते हैं स्टार से और फिर मीनवाइल कॉल्स भी लेंगे, और कॉल्स के लिए मैं नंबर देता चलूँ आपको 051-890-1007 एंड 890-1008। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपने बारे में पूछ सकते हैं। जी दाऊद जी, बहुत शुक्रिया। और ये वीक कैसा होने जा रहा है? तमाम ज़ोडिक साइन का इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक के ऊपर बात होगी और मून एनर्जी के ऊपर बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल, कार्ड ऑफ द वीक एरीज वालों का। देखें, एरीज वालों को अपने मामलात से मुतल्लिका कुछ नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, कामों में रुकावट आ सकती है। आपको इर्द गिर्द के लोगों से बाखबर रहना चाहिए। अगर कोई चीटिंग हो रही है, कोई लोग आपके मामला डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है तब्दीली की ज़रूरत है, और पढ़ने के लिए या सलाम 119 मरतबा आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। जी सही। बुरसौर वालों को करें तो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बड़ी खबरें हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। एनर्जी बहुत स्ट्रांग नजर आती है, आपके बड़े काम होने के चांस नजर आते हैं। अगर आप कोई सफर करना चाहते हैं तो जरूर करें, और आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, स्टूडेंट, तालिब इल्म, हर चीज में आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी। और मैसेज ऑफ द वीक की बात करें, आपको अपनी आरामदेह सोच से बाहर निकलना चाहिए और पढ़ने के लिए या वहाबू या रज़ाक 41 टाइम रोजाना। बात करें जनाब बुर्जोगात जमनाए वालों का इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो पावरफुल एनर्जी है, ज़बरदस्त किस्म की मदद है और पॉजिटिव खबरें भी हैं। कामों का बर्डन भी होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और कुछ नई ऑप्शंस भी आ सकती है।
और जनाब मून एनर्जी से कार्ड ऑफ द वीक ये फक्त है शिफा का, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और पढ़ने के लिए आयत करीमा 41 टाइम। कैंसर वालों का इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो कुछ चीजों से मुतल्लिका कंफ्यूजन चलेगी, मामला डिस्टर्ब नजर आते हैं। यहाँ पे अपनी फैमिली से मुतल्लिका आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी और एंड ऑफ द वीक में आप कामयाबी हासिल करेंगे। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली कराम 100 टाइम अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। लियो वालों का इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो पावरफुल एनर्जी है, एनर्जेटिक नजर आते हैं। आपके फैमिली, आपके घर के मामलात पे एक बड़ी जबरदस्त बूस्ट मदद मिलेगी, पुराने काम होंगे और आप अपने घर वालों बुजुर्गों के पास बैठें और फिर बेहतर एनर्जी को हासिल कर पाएंगे। पुराने काम भी होंगे और नए कामों में भी मदद होगी। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है रूहानियत और अमलियत में तवाज़ुन रखें और सूरह इखलास 41 टाइम एनर्जी को बूस्ट करेगा। लिब्रा वालों का इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो द सन का कार्ड आपकी अच्छी एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज और कामयाबी को जाहिर कर रहा है। और यहाँ पे आपको अपने पैसे, अपने कैरियर और मोहब्बत में भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बड़ी खबरें, अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ हालात में बेहतरी। और मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप अपने लिए काफी हैं और पढ़ने के लिए या हय्यु या कय्यूम 41 टाइम पानी पे दम करके पीना अच्छी एनर्जी को बूस्ट करेगा। विर्गो की इस वीक की एनर्जी की बात करें तो विर्गो मामलात को बेहतर करने के लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की एनर्जी नजर आती है। गुस्सा कंट्रोल करना है और यहाँ पे आपकी रूहानियत में बड़ा जबरदस्त हेल्प है, अपॉर्चुनिटीज है और सॉलिड फैसले नजर आते हैं, अच्छी एनर्जी है। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है आपके अज़म की जांच की जा रही है और पढ़ने के लिए सूरह जी 21 आपकी एनर्जी को बूस्ट की बात करें तो स्कॉर्पियो को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड होगा और यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। एनर्जी में बूस्ट नजर आता है और मैसेज है आप लोगों के लिए अपने खौफ को बाहर निकालें और पढ़ने के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल 1 टाइम। सेजिटेरियस वालों के इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो प्रॉब्लम हो सकती है, डेवल मौजूद है, काम रुक सकते हैं, परेशानी हो सकती है और यहाँ पे आप लोगों की ख्वाहिशें एंड ऑफ द वीक में जरूर पूरी होंगी लेकिन अभी बड़े कामों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मून एनर्जी मैसेज दे रही है दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाएं और पढ़ने के लिए सूरह नास 21 टाइम पानी पे दम करके पीना एनर्जी को बूस्ट करेगा। बात करें जनाब कैप्रिकॉन वालों के लिए इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक खुशियां, कामयाबियां, बरकत, बड़े फैसले, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। कैप्रिकॉन वाले प्लानिंग की जरूरत है, कुछ कामों से मुतल्लिका उदास और नेगेटिव है, प्रेशर नहीं लेना आप लोगों ने, अगर आप प्रेशर लेते हैं तो मामला खराब हो सकते हैं। मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है सांस लेने के लिए वक्त निकालें, इत्मीनान रखें, रिलैक्स रहें और पढ़ने के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए सूरह फलक 21 मरतबा आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। एक्वेरियस बुर्ज तो वालों के इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक डिसीजन ले रहे हैं कोई एक्वेरियस वाले इस वीक में और यहाँ पे आपको अपने माजी से दाऊद जी बाहर आपको कट करेंगी, एक कॉलर थे हमारे साथ, उनकी ड्रॉप हो गई है। 17 नाम उन्होंने जाहिर नहीं किया, वो कहते हैं कि मैं आवाज भी जाहिर नहीं करना चाहता। बिल्कुल जी, 17 दिसंबर 1986 इनकी शादी के हवाले से बताएगा, शादी कब तक होगी इनकी? ना इनका मूड है और ना इनको कोई मिल रहा है, ये उन्होंने कॉल पे बताया हमारे स्टाफ को। 17 अच्छा जी 8 की एनर्जी सैटर्न का असर है और 3 भी है, इसका मतलब है कि आपकी शादी से मुतल्लिका प्रॉब्लम चल रही है। अलबत्ता 2026 अगस्त के महीने में आपकी रिलेशनशिप और शादी की एनर्जी अच्छी रहेगी और शादी के मामलात को बेहतर करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा 21 दिन का अमल करें, नीयत सिर्फ शादी की रखें, इंशाल्लाह इनकी शादी से मुतल्लिका एनर्जी को बूस्ट मिलेगा। सही। एक्वेरियस वालों के लिए यहाँ पे अपने माजी से निकलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, बेहतरीन एनर्जी के साथ आपके मामला चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे आपको मायूसी और उदासी को भगाना पड़ेगा। मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है आप और आपके अजीज महफूज हैं और पढ़ने के लिए ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम एनर्जी को बूस्ट करेगा। बात करें जनाब यहाँ पे पाइसिस बुर्ज हौत, पाइसिस वालों के लिए इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक बहुत अच्छी एनर्जी है, खुशियां हैं, कामयाबियां हैं और
अच्छा आगाज नजर आता है यहाँ पे। और स्पाइसेस वालों के लिए अपनी सेहत का ख्याल करना है। यहाँ पे रात की बजाय दिन के कामों में एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी। प्लानिंग की जरूरत है। मून एनर्जी मैसेज दे रही है आपको कुछ चीजें अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेंगी और पढ़ने के लिए यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा आपकी एनर्जी को इस वीक में जो है बूस्ट मिलेगा। और मून एनर्जी अपने माजी को पीछे लेकर जाएं और आगे बढ़े। सही, ठीक हो गया दाऊद जी। और मुझे ये बताइएगा कि आज एक कार्ड आपने देखना है, ये हमारी फरमाइश है कि हम पिछले 3-4 हफ्तों से देख रहे हैं कि आपका इंटरनेट ख़राब है। तो सबसे पहले आपने अपने इंटरनेट का कार्ड देखना है कि कब ठीक होगा। तो देखते हैं जी पाकिस्तान कब ठीक होगा। यहाँ पे पाकिस्तान की एनर्जी 2026 कैसे रहेगा। नेट तो भाईजान ठीक है, आपसे अच्छी बात हो रही है। पाकिस्तान 2026 में क्या करने जा रहा है, ये मेरी एक ख्वाहिश है जो आप भी सुने। तो 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो 2026 पाकिस्तान के लिए ये देखें जी, पाकिस्तान के लिए मदद आएगी, पैसा आएगा 2026 में। और यहाँ पे खुशियां भी मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहेंगी। और यहाँ पे अच्छा दाऊद जी, एक कॉलर हैं समरीन खान लियाकतपुर से। जी समरीन, सवाल कीजिए जल्दी से। मैंने अपनी जॉब के बारे में पूछना है सर से। सर दाऊद से मैंने एमए किया है उर्दू में। ठीक हो गया, आपने जॉब के बारे में पूछा। जी बताइएगा समरीन को जॉब के हवाले से। समरीन की जॉब की 3 कार्ड की एनर्जी क्या नजर आती है। तो जॉब इंशाल्लाह समरीन आपकी बड़ी अच्छी एजुकेशन की एनर्जी है। आपको अपना बिजनेस करना चाहिए। जॉब के मुतालिक रुकावटें हैं, रुकावटों को खत्म करने के लिए आपको 786 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना चाहिए। नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए। यहाँ पे आप डिस्टर्ब नजर आती हैं। 21 दिन का अमल करो, इंशाल्लाह अच्छी जॉब मिल जाएगी और अच्छे पैसों वाली मिलेगी। ठीक हो गया दाऊद जी, आप पाकिस्तान के हवाले से कुछ बता रहे थे। जी पाकिस्तान के लिए 2026 एक बड़ी अच्छी एनर्जी लेकर आया जनाब। यहाँ पे आप सन की एनर्जी है 2026 में। और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी। ठीक हो गया। अच्छा दाऊद जी, हम 2026 के हवाले से ना एक खुसूसी कोई सीरीज भी करते हैं आपके साथ कि 2026 में पाकिस्तान डिफरेंट सेक्टर्स में क्या करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, आपकी सोच से मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।